खबर दिन भर देखेंगे आप। मैं हूं आपके साथ आपका मेजबान रहीम अहमद खान। नजर डालेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर। आगाज हेडलाइंस के साथ करेंगे। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। 2047 तक तरक्की याफ्ता हिंदुस्तान की तरफ सफर मुल्क के लिए अहम। वजीर आजम का विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग 2026 का इख्तितामी इजलास से खिताब। जर्मन यूनिवर्सिटीज को हिंदुस्तान में अपने कैंपस खोलने की दावत। पीएम मोदी और जर्मन चांसलर का दोतरफा शराकत को वुसअत देने से मुतालिक तबादला किया। पार्लिमानी रिवायत में एक गैर मामूली पेशरफ्त। मरकजी बजट इतवार 1 फरवरी को होगा पेश। बजट इजलास 28 जनवरी को होगा शुरू। स्पीकर ओम बिरला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया ऐलान। मनरेगा मजदूरों के हुकूक छीनने की स्कीम। नई स्कीम को फौरी वापस लेने का कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे का मुतालबा। ईरान में हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरों में शिद्दत। मुजाहिरों को मुल्क भर में फैलने से रोकने के लिए हुकूमत के सख्त इक़दाम। बीएमसी इंतखाबात का विमेंस प्रीमियर लीग पर पड़ सकता है असर। 14 और 15 जनवरी के मैचेस बगैर शायकीन के कराने का इम्कान। नेशनल यूथ डे और स्वामी विवेकानंद के यौम पैदाइश के मौके पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग 2026 के इख्तितामी इजलास में शिरकत की। इस प्रोग्राम के जरिए वज़ीर आज़म और बैनुल अक़वामी नौजवानों के नुमाइंदों समेत तकरीबन 3000 नौजवान शुरका के दरमियान बराह रास्त बातचीत को पेश किया गया। इस मुकालमे ने मुल्क भर से नौजवान लीडरों को इकट्ठा किया, जिन्होंने गुज़श्ता चंद दिनों से फ़आल तौर पर बातचीत में हिस्सा लिया। इख्तितामी सेशन के दौरान मुंतखब शुरका ने 10 अहम मौज़ूआत पर वज़ीर आज़म के सामने हतमी पेशकश की। इस मौके पर बात करते हुए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने 2047 तक तरक्की याफ्ता हिंदुस्तान की तरफ सफ़र को हिंदुस्तान के लिए अहम करार देते हुए कहा कि यह नौजवानों के लिए एक सुनहरा मौका है। वज़ीर आज़म ने मज़ीद कहा कि हिंदुस्तान का जनरल ज़ैड तख्लीकी सलाहियतों से भरा हुआ है। साथियों, साल 2047 में जब हमारी आजादी के 100 साल होंगे, वहां तक की यात्रा भारत के लिए भी अहम है और यही वो समय है जो आपके जीवन में भी सबसे महत्वपूर्ण है। यानी बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। आपका सामर्थ्य भारत का सामर्थ्य बनेगा। आपकी सफलता भारत की सफलता को नई ऊंचाइयां जरूर देगी। मैं आप सभी को विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग में सहभागिता के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और जर्मन चांसलर ने आज दोतरफा शराकत को जामे तौर पर वुसअत देने के लिए वसी बातचीत की और दोनों ममालिक ने तालीम के मैदान में ताल्लुकात को वुसअत देने के लिए एक जामे रोड मैप भी तैयार किया। दोनों रहनुमाओं ने रूस यूक्रेन तनाज़ा, गजा के सूरत हाल और दीगर अहम आलमी चैलेंजेस पर भी तबादला ख्याल किया। वज़ीर आज़म मोदी ने कहा कि हिंदुस्तान ने हमेशा तमाम मसाइल और मुतनाज़ात के पुरअमन हल की हिमायत की है। वज़ीर आज़म मोदी ने कहा कि आज तैयार किया गया आला तालीम पर जामे रोड मैप तालीम के मैदान में हमारी शराकतदारी को एक नई सिमत देगा। वज़ीर आज़म ने जर्मन यूनिवर्सिटीज़ को हिंदुस्तान में अपने कैंपस खोलने की दावत भी दी। वज़ीर आज़म ने कहा कि वो इस ख्याल से मुत्तफिक हैं कि दहशतगर्दी पूरी इंसानियत के लिए संगीन खतरा है। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान और जर्मनी मुत्तहिद होकर पूरे अज़्म के साथ उसका मुकाबला करते रहेंगे। पीएम मोदी ने मज़ीद कहा कि आज हमने यूक्रेन और गजा समेत मुतअद्दिद आलमी और इलाकाई मसाइल पर तफसीली तबादला ख्याल किया है।
खारजा सेक्रेटरी विक्रम मिस्री ने जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज के सरकारी दौरे पर कहा कि दिफाई बॉर्डर्स पर उन्होंने कहा कि इसे मुंसलिक करना है। इंतखाब करने के हिंदुस्तान की पॉलिसी कौमी मफाद पर मबनी है और ये बिल्कुल नजरियाती नहीं है। जर्मन लीडर ने, जिन्होंने आज वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात की, कहा कि जर्मनी रूस पर हिंदुस्तान का इन्हिसार कम करने के लिए सिक्योरिटी के मामलात पर मजीद करीबी ताउन करना चाहता है। विक्रम मिस्री ने कहा कि मेरे ख्याल में जहां तक सिक्योरिटी पॉलिसी के पहलुओं का ताल्लुक है, वो इस बात की तरफ इशारा कर रहे थे कि जिसके बारे में पहले बात कर रहा था, जो इस नुक्ताए नज़र में तब्दीली थी जो जर्मनी ने दिफाई और सिक्योरिटी पॉलिसी के हवाले से इख्तियार किया है। Security policy related remarks that the German Chancellor had made and some other related remarks on the decrease in our sourcing from other sources. I think insofar as the security policy aspect is concerned, he was pointing to what I was talking about earlier, which is the change in the approach that Germany has taken with regard to defense and security policy insofar as India is concerned. But look, our approach on defense sourcing is driven entirely by our national interests. There are a lot of factors involved in that, and मरकजी बजट 2026-27 लोकसभा में 1 फरवरी को पेश किया जाएगा। पार्लियामेंट का बजट इजलास इस माह की 28 तारीख को शुरू होगा और 2 अप्रैल तक जारी रहेगा। लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि बजट पेश करने का अमल 1 फरवरी को ऐवान में शामिल किया जाएगा। सुबह 11 बजे शुरू होगा। ओम बिरला आज नई दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इस सिलसिले में एक सवाल का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि पार्लिमानी रिवायत में एक गैर मामूली पेशरफ्त में माली साल 2025-26 का मरकजी बजट इतवार को पेश किया जाएगा। उन्होंने आज बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान किया कि वज़ीर ख़जाना निर्मला सीतारमण इतवार 1 फरवरी को पार्लियामेंट में बजट पेश करेंगी। ओम बिरला ने कहा कि पार्लियामेंट के बजट इजलास के मुकम्मल शेड्यूल को हतमी शक्ल दी गई। 1 फरवरी को ही बजट की कार्रवाई होगी सुबह 11 बजे। ऑलरेडी प्रेस रिलीज आ चुका है। सर इन द कॉन्फ्रेंस सर संसद सदस्य रविवार शनिवार 24 घंटे 365 दिन काम करने वाले लोग हैं। सर जनता के सेवक हैं, क्या रविवार क्या शनिवार। सर नौकरी थोड़ी कर रहे हैं, जनता के सेवक हैं, उनके लिए क्या रविवार क्या शनिवार क्या मंगलवार, हर रोज उनके लिए काम। इस दौरान पार्लिमानी उमूर के वजीर किरण रिजिजू ने कहा कि बजट सेशन का पहला मरहला जो 28 जनवरी से शुरू होगा 13 फरवरी को इख्तिताम पसीर होगा। उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट के दूसरे मरहले के लिए 9 मार्च को दोबारा जमा होंगे और 2 अप्रैल तक जारी रहेगी। रिजिजू ने मजीद कहा कि ये बामानी बहस और अवाम पर मबनी हुक्मरानी की तरफ एक अहम कदम है। मरकजी वजीर ने मजीद कहा कि हुकूमत की सिफारिश पर सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने बजट सेशन 2026 के लिए पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों को तलब करने की मंजूरी दे दी। माली साल 2025-26 का मरकजी बजट इतवार को पेश किया जाएगा। ये बजट वजीर खजाना निर्मला सीतारमण के लिए भी एक ज़ाती कामयाबी होगी। यह उनकी मुसलसल नवी बजट पेशकश होगी। इसके साथ ही वो साबिक वजीर खजाना मोरारजी देसाई की सबसे ज़्यादा बजट पेश करने के रिकॉर्ड के बेहद करीब पहुंच जाएगी। मोरारजी देसाई ने अपने दौर में कुल 10 बजट पेश किए थे। इस तरह निर्मला सीतारमण अब तक इस तारीखी शख्सियत से सिर्फ एक कदम दूर होंगे। कांग्रेस के कौमी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज एक मरतबा फिर मरकजी हुकूमत और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, मोदी की हुकूमत ने फोरम के 3 कवानीन लाए और उनके खिलाफ एहतजाज करते हुए 700 किसानों की मौत के बाद उन्होंने उन्हें वापस लिया। खड़गे ने कहा कि बीबी जीराम जी को भी वापस ले लेना चाहिए। कांग्रेस के कौमी सदर ने मजीद कहा कि हुकूमत मनरेगा के जरिए मजदूरों का हक छीनने की कोशिश कर रही है। उन्होंने फौरी तौर पर उसे वापस लेने का मुतालबा किया। ಇಂಥವು ಅನೇಕ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮತ್ತಿನ್ನು ನೀವೇ ಪುಕ್ಸಟೆ ಕೊಡಲ್ಲ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಬರೆದಂತ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 41 ಅದರಲ್ಲಿ ನಮೂದು ಮಾಡಿದೆ ಬಡವರಿಗಾಗಿ ಇಂಥ ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಇವತ್ತು ಜವಾಹರ್ಲಾಲ್ ನೆಹರು ಅವರು ಹೇಳಿದ ಪ್ರಕಾರ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಕೆಲಸಗಳು ನಡೆದಿವೆ ನೀವೇನು ಮಾಡಿಲ್ಲ ನಿಮಗೇನು ಉಪಕಾರ ಇಲ್ಲ ಆದರೂ ತುಳಿತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಮೋದಿ ಅವರು ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ।
कर्नाटक के वज़ीर आला सिद्धरमैया ने आज इस एतमाद का इजहार किया कि कर्नाटक में इलाकाई अदम तवाज़ुन को खत्म किया जाएगा और आइंदा 10 बरसों के अंदर बराबरी हासिल की जाएगी। सिद्धरमैया कर्नाटक पब्लिक स्कूल की इमारतों और मुख्तलिफ तरक्याती कामों का इफ्तिताह करने के बाद एक प्रोग्राम से खिताब कर रहे थे। इस मौके पर उन्होंने एक स्कूल के अहाते में मुनक़िदा प्रोग्राम में मुस्तहिकीन में वज़ाइफ भी तकसीम किए। उन्होंने कहा इलाकाई अदम तवाज़ुन को दूर करने के लिए नंद चंडापा कमेटी की रिपोर्ट पर मबनी सिफारिशात को नाफिज किया गया है। उन्होंने कहा कि असरात का मुतालबा करने के लिए सरबराही में एक कमेटी तश्कील दी गई है और उसकी सिफारिशात को जल्द नाफिज किया जाएगा। दिल्ली में बाएबाजों की जमात CPIM और CPI और दीगर ने जंतर मंतर पर एहतजाजी मुजाहिरा किया और वेनेजुएला के खिलाफ अमेरिकी फौजी कार्रवाई की शदीद मजम्मत करते हुए अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की खिलाफ वर्जी और वेनेजुएला के तेल के वसाइल पर कब्जा करने की साजिश करार दिया। इस मौके पर कम्युनिस्ट कायदीन ने हुकूमत हिंद से मुतालबा किया कि वेनेजुएला के साथ खड़े हों और अमेरिका के इस इक़दाम की मजम्मत करें। Including coup attempts, everything Venezuela has faced for the past 27 years. And now comes the direct aggression and the naked attempt to control Venezuela. This is not only going to be an attack on Venezuela. We know the new strategy of the Trump administration, of how it wants to completely subjugate. Dear Prime Minister Modi, Vishwaguru, are you not ashamed of calling yourself as Vishwaguru when you are keeping quiet, bowing before American imperialist power, Donald Trump? What is the point of calling yourself, boasting yourself as Vishwaguru? Modi's government not only did not extend solidarity with the people of Palestine, but some Adani factory in Hyderabad, in collaboration with Israel, they were making weaponized drones, and those were exported to persecute and massacre innocent children, women and old people in Palestine. So that time onwards, the pro-imperialist naked policy, foreign policy of the government of India is not at all acceptable to the people of India. Consequently, the economic situation has improved significantly in recent years. Venezuela remains politically divided, but स्वामी विवेकानंद की यौम पैदाइश के मौके पर आज लखनऊ में एक खुसूसी प्रोग्राम मुनक़िद किया गया जिसमें चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। इज्तिमा से खिताब करते हुए चीफ मिनिस्टर ने नौजवानों से मंशियात के इस्तेमाल के खिलाफ मुहिम चलाने की अपील की। उन्होंने कहा कि नशा तबाही का बाइस है और इसके खिलाफ मुहिम चलाई जानी चाहिए। उन्होंने अवाम से भी अपील की कि मंशियात के कारोबार में मुलविस लोगों के बारे में हमें खुफिया मालूमात फराहम करें। योगी आदित्यनाथ ने कहा हम मंशियात के ताजिरों को कुचल देंगे और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। On the occasion of Swami Vivekananda's birth anniversary, a special program, Yuva Pratibha Samman or Rashtra Nirman, was organized in Lucknow on Monday. Chief Minister Yogi Adityanath graced the event as chief guest. Addressing the gathering, the UP Chief Minister appealed to the youth to run a campaign. जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने कहा कि नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के मुकाम के बारे में अभी कोई फैसला नहीं किया गया। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि तमाम अहम और बड़े फैसले आइंदा बरस करेंगे। उन्होंने कहा कि जनवरी या फरवरी में बड़े फैसलों के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। आने वाले बजट इजलास से मुतालिक चीफ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर ने कहा कि हमें मरकज से जितनी मदद मिलेगी हम उस हिसाब से काम करेंगे। बड़े फैसले अब अगले साल के बजट में डाले जाएंगे।
यार मेरा आ रहा है जनवरी या फरवरी में बड़े फैसले लेने का मौका नहीं। हाथ नीचे कर ले भाई, क्योंकि अगर हम आज फैसले ले लेंगे यार देखना अंकुली आ रही है, खराब हो रहा है यार, ये देख यार तू और ऊपर कर यार, कारकर्दगी को रिव्यू किया, इस कारकर्दगी क्या कर रहा है यार, जो पैसे इनको अलॉट किए गए हैं, ठीक है उनका अच्छा खासा हिस्सा जो है इस्तेमाल हुआ है। ठीक है कोई नहीं, अगले बार दिक्कत भी जाऊंगा फिर हम दुरुस्त करेंगे। सर ये चुप करो ना यार, क्या आपको लगता है कि जो बजट बनने वाला है क्या उसमें कुछ मेजर डिसीजंस लिए जाएंगे और सेंटर का कितना बैकिंग रहेगा? जितना मरकज की तरफ से हमें मदद मिल सकेगी अच्छा होगा मिले, क्योंकि माली हालत जम्मू कश्मीर की कुछ ठीक नहीं है, लेकिन तब भी कोशिश हमारी यही होगी कि जो हमने शुरुआत की थी पिछले साल के बजट में उस सिलसिले को हम आगे बढ़ाएं, जो ऑनगोइंग स्कीम्स हैं उनको हम और तेज़ी से आगे बढ़ाएं और कुछ नई चीज़ें जो हैं वो हम लोगों के सामने, क्योंकि जम्मू के साथ डिस्क्रिमिनेशन का हमेशा रहता है। मैं फिर इस सवाल को पूछता हूँ कि क्या जम्मू के लोगों को आप बजट के लिए वेट करिए ना, ऐसा तो मुमकिन ही नहीं है कि मैं यहाँ खड़े होकर आप सबको बजट सुनाना शुरू करूँ। बीजेपी एमपी और साबिक मरकजी वजीर अनुराग ठाकुर ने कहा कि कोयला घोटाले के मामले में आईपैक अहदेदारों के खिलाफ ईडी के छापों के दौरान ममता बनर्जी की मुदाखलत आने वाले इंतखाबात में शिकस्त का इशारा देती है। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी के बौखलाहट से जाहिर होता है कि वो आने वाले असेंबली इंतखाबात को लेकर परेशान। ममता बनर्जी जी की छटपड़ाहट, बौखलाहट और घबराहट दिखाती है कि वो आने वाले चुनावों को लेकर सहज नहीं, सहमी हुई है और कहीं ना कहीं उन कागजों में, उस पेन ड्राइव में काले चिट्ठे किसके थे अब कहने की जरूरत नहीं। ममता बनर्जी जी मुख्यमंत्री होकर अगर असंवैधानिक कार्य करने आ जाएं, जांच एजेंसियों को रोकने पर आ जाएं, बाधाएं डालें, तो दिखता है कि दाल में कुछ काला नहीं। साबिक नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ को आज नई दिल्ली के ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एम्स में दाखिल कराया गया। हुकाम के मुताबिक गुज़श्ता हफ्ते 2 मरतबा बेहोश होने के बाद उन्हें तिब्बी मुआयने के लिए अस्पताल में दाखिल कराया गया है, जहां उनके मजीद टेस्ट किए जाएंगे, जिनमें MRI भी शामिल। हुकाम ने बताया कि धनखड़ 10 जनवरी को वॉशरूम में 2 बार बेहोश हो गए। राज्यसभा रुकन और बीजेपी के सीनियर रहनुमा गुलाम अली खटाना ने मुंसिफ टीवी से खुसूसी बातचीत के दौरान मुल्क को दरपेश मुख्तलिफ अहम मसाइल पर तफसील से इजहार ख्याल किया। गुलाम अली ने कहा, हुकूमत की तरजीह सबका साथ सबका विकास के उसूल के तहत बिला तफरीक अवाम की खिदमत है। उन्होंने कहा कि तरक्की के समरात आखिरी शख्स तक पहुँचाना ही हुकूमत का असल मकसद है। राज्यसभा के रुकन गुलाम अली खटाना जो बीजेपी से चुन के आते हैं, हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। सर, आपका इस्तकबाल और खैर मकदम है। सर, क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से गुज़िश्ता दिनों पुरानी दिल्ली के तुर्कमान गेट के अंदर जो दरगाह हज़रत फैज़ इलाही जो मस्जिद थी उसके अतराफ़ में इंक्रोचमेंट जो हटाएगा, उसके बाद जो हालात वहाँ पर ख़राब हो, क्या क्या कहना चाहेंगे आप इस पूरे मामले पर? देखिए, अदालत का फैसला है और एग्जीक्यूटिंग एजेंसीज ने इम्प्लीमेंट करा है और इसको कोई भी मजहबी रंग नहीं देना चाहिए। अदालत आलिया का हाई कोर्ट का हुक्म था और बदकिस्मती ये है कि जिन पॉलिटिकल जमातों को अल्पसंख्यक समाज वोट देता है वो उनको डराते हैं और बदकिस्मती ये है कि उसको मेन स्ट्रीम के साथ जुड़ने नहीं देते। और मैं अल्पसंख्यक समाज से कहूँगा कि हमें मेन स्ट्रीम के साथ कंधे से कंधा मिला के विकसित भारत का जो स्टार्टअप स्टैंड अप लोकल फॉर वोकल के जरिए जो दुनिया की बड़ी ताकत बनने जा रहे हैं, हमें आगे बढ़ना चाहिए। गुलाम साहब, वहाँ पर जिस तरह के हालात हैं, मुसलमानों में डर खौफ का माहौल है, ख़ास तौर से मुस्लिम तबका जो मुस्लिम नौजवान है वो बाहर नहीं निकल पा रहा है घरों से, तो कहीं ना कहीं डर खौफ का माहौल है। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो कानून अपने हाथ में लेगा तो कानून अपना काम करेगा, एक ये है। दूसरा, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस
समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, एनसीपी, शरद पवार, ये सियासी जमातें, नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर की, ये मुसलमानों में डर और खौफ पैदा करके उनको एक वोट बैंक तक महदूद रखना चाहते, और ये कब तक सियासत करेंगे? मुस्लिम समाज को मेन स्ट्रीम के साथ जुड़ने दें, मेन स्ट्रीम के साथ चलने दें। मुसलमान भी देश के वैसा ही नागरिक है जिस तरह बड़ा समाज। सेंट्रल हज कमेटी के साबिक सीईओ डॉक्टर शब्बीर अहमद ने मुंसिफ टीवी से खुसूसी गुफ्तगू में तुर्कमान गेट इलाके में पेश आए तशद्दुद के वाक़े की सख्त अल्फाज में मज़म्मत की। उन्होंने कहा कि किसी भी सूरत में तशद्दुद मसाइल का हल नहीं और इससे समाजी मांगे को नुकसान पहुँचता है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि ऐसा जाहिर होता है, ऐसा लगता है कि कोई ऐसी ताकतें हैं, कोई ऐसी तंजीमें हैं जो मुस्लिम वक्फ प्रॉपर्टीज़ को ख़ास तौर से, और चाहे वो मसाजिद हों, चाहे वो दरगाहें हों या खानकाहें हों, उनको लोकेट करके, आइडेंटिफाई करके और पर्पजली उसको ख़त्म करना उनका मकसद है। ये जो एक ऑर्गेनाइजेशन सामने आई है, सेवा फाउंडेशन, जो लगातार कोर्ट्स में इस तरह के पे दर पे कोशिशें कर रही है और उनको अच्छा खासी कामयाबी भी मिल रही है। तमिलनाडु के साबिक रियासती वजीर एमआर विजय भास्कर ने आज रियासत में 2026 के असेंबली इंतखाबात से कबल खरूड हल्के में अपनी इंतखाबी मुहिम का आगाज़ किया। विजय भास्कर ने AIDMK के 2 पते के निशान के हक में वोट भी मांगे। विजय की गुज़श्ता इंतखाबात में शिकस्त का सामना उन्हें करना पड़ा था, तहम वो इस मरतबा जीत हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी वजह से उन्होंने वक्त से पहले ही इंतखाबी मुहिम शुरू कर दी है। विजय भास्कर को 2021 के असेंबली इंतखाबात में एक और साबिक वजीर बालाजी के खिलाफ शिकस्त हुई थी। हिंदुस्तान के नायब कप्तान श्रेयस अय्यर ने विराट कोहली की तारीफ करते हुए कहा कि अजीम बल्लेबाज बरसों से रन बना रहे हैं। श्रेयस अय्यर ने कहा कि कोहली ने गुज़श्ता रोज न्यूजीलैंड के खिलाफ इफ्तिताही मैच में निशाने के ताकुब में अहम किरदार अदा किया। कोहली ने 91 गेंदों पर 93 रन बनाए, जिसकी मदद से टीम इंडिया ने 301 के हदफ का ताकुब करते हुए 4 विकेटों से जीत दर्ज की और 3 मैचों की सीरीज में हम 1-0 की सबकत हम हासिल कर चुके हैं। इनिंग्स के दौरान कोहली तमाम फॉर्मेट्स में 28,000 बैनुल-अक़वामी रन्स तक पहुंचने वाले तेज तरीन खिलाड़ी और सचिन तेंदुलकर के बाद बैनुल-अक़वामी क्रिकेट में दूसरे सबसे ज्यादा रन्स बनाने वाले खिलाड़ी भी बन गए। विमेंस प्रीमियर लीग के 2 मैचेस BMC इंतखाबात की वजह से मुतासिर हो सकते हैं। विमेंस प्रीमियर लीग में 14 जनवरी को दिल्ली का मुकाबला यूपी से, जबकि 15 जनवरी को मुंबई का मुकाबला यूपी से होने वाला है। इस दौरान BCCI ने इशारा दिया है कि 15 जनवरी को होने वाले BMC इंतखाबात के पेश नज़र इन दोनों मुकाबलों में अवाम को दाखिले की इजाज़त नहीं रहेगी। BCCI के सेक्रेटरी देवजीत साइका ने बताया कि खाली स्टेडियम्स में WPL मैचों के इनेकाद का इम्कान जाहिर होता है। सुपरहिट फिल्म बॉर्डर का सीक्वल बॉर्डर 2 जल्द ही सिनेमाघरों के थिएटर्स में अब आने वाला है। आज मुंबई में मुनक़िदा एक तकरीब में बॉर्डर 2 के गाने को लॉन्च किया गया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए अदाकार सुनील शेट्टी ने कहा कि अगर पहले वाली बॉर्डर फिल्म में मेरी मौत नहीं होती तो मैं बॉर्डर 2 में भी शायद दिखाई देता, क्योंकि मुझे फौजी यूनिफॉर्म पहनने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। सानिपा, जिनके बिना ये फिल्म बन ही नहीं सकती। जब मैं बॉर्डर में मुझे मेरी डेथ सीक्वेंस मिली थी तो मैं बहुत खुश था कि यार व्हेन यू डाई फॉर द कंट्री वैसे ही दिखाया जाता है। एंड ईरान में हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरे दिन ब दिन शिद्दत इख्तियार करते जा रहे हैं। ईरान की हुकूमत ने इन मुजाहिरों को मुल्क भर में फैलने से रोकने के लिए
डिजिटल ब्लैकआउट को भी मजीद सख्त कर दिया है, जिसके नतीजे में पूरे ईरान में इंटरनेट सर्विसेज पूरी तरह से मुतासर हैं, जिसकी वजह से लाखों अफराद दुनिया से कट गए। इस हवाले से आप देखिए इस तफसीली रिपोर्ट को। मुझे दीजिए इजाजत, बने रहें मुनसिफ टीवी के साथ। ईरान में हुकूमत के खिलाफ जारी मुजाहिरे थमते नजर नहीं आ रहे हैं, जहां एहतजाज के साथ साथ डिजिटल मोर्चे पर भी लड़ाई तेज हो चुकी है। हुकूमत भी इसके खिलाफ सख्त कदम उठाने लगी है और डिजिटल ब्लैकआउट मजीद सख्त कर दिया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक आयतुल्ला अली खामनाई की हुकूमत ने एक फौजी नोयत का किल स्विच एक्टिवेट कर लिया है, जिसके नतीजे में स्टारलिंक इंटरनेट सर्विस बंद कर दी गई है, जिससे एलॉन मस्क की स्टारलिंक सर्विस बुरी तरह मुतासर हुई है। इस पूरे अमल के बाद मुल्क भर में डिजिटल राब्ता तकरीबन मफलूज हो गया है और लाखों अफराद दुनिया से कट गए हैं। इंटरनेट मॉनिटरिंग इदारों के मुताबिक ईरान के कई हिस्सों में स्टारलिंक सिग्नल्स में 80% तक कमी देखी गई है। माहिरीन का कहना है कि ये कोई आम तकनीकी खराबी नहीं, बल्कि ताकतवर इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग है, जो आम तौर पर फौजी ऑपरेशंस में इस्तेमाल होती है। इसी तनाजुर में ये सवाल शिद्दत इख्तियार कर गया है कि क्या ईरान ये जदीद सलाहियत अकेले रखता है या इसमें रूस या चीन की मदद शामिल रही है। दिफाई तज्जियाकारों के मुताबिक रूस के पास ऐसे इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स मौजूद है जो सैटेलाइट कम्युनिकेशन को जैम करने की सलाहियत रखते हैं, और ईरान और रूस के दरमियान फौजी ताउन पहले से कायम है। चीन भी माजी में स्टारलिंक जैसे सैटेलाइट नेटवर्क्स को नाकारा बनाने से मुतालिक तहकीक करता रहा है। माहिरीन के मुताबिक अगरचे चीन या रूस की तरफ से बराह रास्त मदद का कोई सरकारी सबूत सामने नहीं आया, ताहम इस्तेमाल होने वाली टेक्नोलॉजी आम शहरी निगरानी से कहीं ज़्यादा जदीद नज़र आती है। ब्यूरो रिपोर्ट, मुनसिफ टीवी।